नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सरकार अपना बटुआ कैसे संभालती है? मतलब पूरे देश का खर्चा कैसे मैनेज करती है? आज ना हम उन्हीं दो चाबियों को समझने वाले हैं जो सरकार के खजाने को खोलती हैं। एक है विनियोग विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। हो सकता है नाम थोड़े भारी भरकम लग रहे हों, पर यकीन मानिए ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार इन सारे कामों के लिए पैसा लाती कहाँ से है। मतलब सड़कें बन रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, हमारी सेना है, जाहिर है ये सब कुछ मुफ्त में तो नहीं होता। तो पैसा आता कहाँ से है? और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, इसे खर्च करने की इजाजत देता कौन है और कैसे? इसका जवाब दो बहुत ही खास कानूनी चाबियों में छिपा है। समझिए, एक चाबी से खर्च का ताला खुलता है तो दूसरी से कमाई का। चलिए फिर एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहली चाबी है विनियोग विधेयक, अंग्रेजी में कहें तो एप्रोप्रिएशन बिल। इसको आप आसान भाषा में सरकार का खर्च करने का लाइसेंस मान सकते हैं। अगर थोड़ी कानूनी भाषा में बात करें तो ये वो बिल है जो सरकार को भारत की संचित निधि से, मतलब देश के मेन खजाने से पैसा निकालने का लीगल अधिकार देता है। और ये पावर सरकार को मिलती है सीधे संविधान के आर्टिकल 114 से। इसको ऐसे समझिए जैसे ये सरकार की परमिशन स्लिप हो। देखिए, संसद में पहले लंबी बहस होती है, वोटिंग होती है और ये तय किया जाता है कि किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा। अप्रोप्रिएशन बिल बस उन सभी मंजूरियों पर एक कानूनी मोहर लगा देता है, और ये इतना जरूरी है कि इसके बिना सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती, एक भी नहीं। तो एकदम शॉर्ट में कहें तो विनियोग विधेयक ये तय करता है कि सरकार क्या खर्च कर सकती है और कितना। चलिए अब आते हैं दूसरी चाबी पर। यह है वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल, और यह है सरकार की कमाई का पूरा ब्लूप्रिंट। तो इसमें सरकार के वो सारे प्रस्ताव होते हैं जिनसे वो अगले साल पैसा कमाने वाली है। मतलब कौन से नए टैक्स लगेंगे, किस पुराने टैक्स में कोई बदलाव होगा या फिर कौन सा टैक्स हटेगा, ये सब कुछ इसी बिल में होता है। इसको आप एक तरह से देश का इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। देखिए, अगर अप्रोप्रिएशन बिल खर्च की इजाजत देता है तो फाइनेंस बिल उस खर्च के लिए पैसा कहां से आएगा इसका प्लान बताता है। ये बजट का जो कमाई वाला हिस्सा होता है ना, उसको कानूनी शक्ल देता है। एकदम सीधी सी बात है, वित्त विधेयक ये तय करता है कि सरकार की जेब में पैसा कहां से आएगा। अच्छा, अब जब हम दोनों को अलग अलग समझ चुके हैं तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है ना, वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर जो मेन डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ है। सबसे पहली बात, विनियोग विधेयक का मकसद है खर्च को मंजूरी देना, जबकि वित्त विधेयक का मकसद है कमाई का रास्ता बनाना। दूसरा बड़ा फर्क, विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 के तहत आता है और खर्चों पर वोटिंग होने के बाद पेश होता है। वहीं दूसरी तरफ वित्त विधेयक को आर्टिकल 110 के तहत एक मनी बिल की तरह पेश किया जाता है और ये बजट के साथ ही आ जाता है। अगर पूरे डिस्कशन में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, विनियोग विधेयक यानी खर्च की अनुमति और वित्त विधेयक यानी कमाई की योजना। बिल्कुल सीधा और सिंपल। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये बिल आखिर हैं क्या, पर असली सवाल तो ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। मतलब हमारे लोकतंत्र के लिए इनके क्या मायने हैं। इसका पूरा सारना इस एक लाइन में छिपा है। सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण लोकतांत्रिक जवाबदेही का आधार है। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार के एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, तभी सच्चा लोकतंत्र काम करता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सरकार पर एक तरह का डबल चेक लगाती है। एक तरफ संसद खर्च की लिमिट तय करती है विनियोग विधेयक से, और दूसरी तरफ संसद उस खर्च के लिए पैसा जुटाने के तरीके को मंजूरी देती है वित्त विधेयक से। इससे ये पक्का हो जाता है कि सरकार जनता के पैसे का अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, ये जो दो बिल वाला सिस्टम है, ये पारदर्शिता लाता है, ट्रांसपेरेंसी। सरकार को अपनी कमाई और अपने खर्च दोनों का हिसाब संसद को देना पड़ता है। और संसद का मतलब क्या है? संसद का मतलब है देश की जनता। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी पॉलिटिकल वजह से, किसी गतिरोध के चलते बजट टाइम पर पास न हो पाए तो क्या होगा? सरकार अपने रोज के खर्चे कैसे चलाएगी? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और इसका जवाब हमें वोट ऑन अकाउंट जैसी दूसरी संसदीय प्रक्रियाओं की तरफ ले जाता है।
पर खैर ये कहानी फिर कभी